तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि यूएस टूरिस्ट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा का प्रोसेस कैसे होता है, किस तरीके से हम लोग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो आज सिर्फ प्रोसेस पे बात करेंगे कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है। अगर आप टूरिज़म पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हो तो भी एक ही वीज़ा इशू होगा, सेम वीज़ा। अगर आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए जा रहे हो, बिज़नेस पर्पज़ में आपका आ जाता है आप किसी से कॉन्फ्रेंस बेसिकली आपकी कोई कॉन्फ्रेंस है, आप किसी कंपनी से कोई मीटिंग के लिए मिलने जा रहे हो, कोई कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हो, तो ये बिज़नेस वीज़ा में बेसिकली आते हैं। और तीसरा आपका हो जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी आपको एक ही वीज़ा इशू होता है, सेम वीज़ा। तो ये तीन काम के लिए, अब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो तो भी आपको सेम वीज़ा ही इशू होगा। टूरिस्ट के लिए जाना चाह रहे हो तो भी आपको सेम वीज़ा इशू होगा। आप किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, किसी फैमिली से मिलने जा रहे हो तो भी सेम कैटेगरी का वीज़ा ही इशू होगा, जो ये कैटेगरी टूरिस्ट में आती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है। आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट अगर टूरिस्ट है तो आपको टूरिस्ट के अकॉर्डिंग आपको वीज़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस में आपको आपके इनवाइटी, जो आपका यूएस में काउंटर पार्ट है, जो आपको कंपनी इनवाइट कर रही है, वो आपको एक इनविटेशन अरेंज करके देती है, जिसकी डिटेल्स आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी होती है। तो अब ये तीन कैटेगरी होगी, बिज़नेस, टूरिस्ट और मेडिकल ट्रीटमेंट। ये इस वीज़ा को कहते हैं B1 B2 वीज़ा, जो ये इन कैटेगरी के इशू करती है एम्बेसी। तो इस पे हम अब इस पे बात करते हैं कि इस वीज़ा को स्टार्ट कैसे करते हैं, प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है इनका पैसे प्रोसेस ऐसे स्टार्ट होता है कि आपको सारी चीज़ें अपनी इन हैंड रखनी होती है। आपका पासपोर्ट की डिटेल, आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो। अगर आपका कोई फ्रेंड है वहाँ पर टूरिस्ट, अगर मान लीजिए अभी हम टूरिस्ट की बात करें तो अगर आपका कोई फ्रेंड से मिलने जा रहे हो या अपने किसी फैमिली मेम्बर से मिलने जा रहे हो आप, तो आपकी उसकी सारी डिटेल आपके इन हैंड होनी चाहिए, मतलब आपके पास होनी चाहिए। आप वो कहाँ रहता है, उसका क्या एड्रेस है, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसका टेलीफोन नंबर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, और वो बेसिकली किस वीज़ा पे रह रहा है वहाँ पर, परमानेंट सिटीज़न है या फिर टेम्परेरी रेजिडेंस है उसका, या फिर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे किस कैटेगरी पे रह रहा है, वो सारी डिटेल्स आपके पास इन हैंड होनी चाहिए। आपकी अपनी डिटेल्स इन हैंड होनी चाहिए, आपके पासपोर्ट की डिटेल सारी आपके पास होनी चाहिए। और आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपका जॉब आप क्या करते हो, आपका खुद का बिज़नेस है या आप जॉब करते हो कहीं पे, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास बिल्कुल सामने होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन एक वेबसाइट पे जा कर के, VFS की वेबसाइट पे जा कर के हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। उसमें एक प्रोफाइल बनती है। बेसिकली जब आप अपना फॉर्म कंप्लीट करते हैं तो उसमें एक लॉगिन पासवर्ड बनता है, एक यूनिक नंबर जनरेट होता है, 8800 से लेकर स्टार्ट होता है। उस नंबर को आपको सेव रखना होता है। जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको आपको सेव रखना होता है, क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन या आपका पेज बीच में बंद हो जाता है तो आप उसको दोबारा रिट्रीव कर सकें। तो ये इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में होती है। इसके बाद पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करते हैं, जिस कैटेगरी में आपको जाना होता है। B1 B2 आपको सिलेक्ट करना होता है, और उसको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्म कंप्लीट करेंगे। फॉर्म को कंप्लीट होने के बाद जब आपका फॉर्म कंप्लीट फिल कर लेते हो आप और अपनी डिटेल्स वेरीफाई कर लेते हो, फिर एक बार एक ऑप्शन आता है कि आप उसको सेव कर लीजिए। तो आप उसको सेव करेंगे जब सारे पेजेस आपके 6-7 पेजेस होते हैं वो सेव हो जाते हैं। उन डिटेल को आप क्रॉस वेरीफाई करोगे कि स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, या जिस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है आपने वैसा फिल किया है नहीं किया है। ये सारी चीज़ें जब क्रॉस वेरीफाई हो जाती है उसको फिर आप सबमिट करते हो। सबमिट करने के बाद उनका एक कंफर्मेशन आपके पास आता है, आपकी ईमेल पे आता है। तो वो A4 साइज़ पे कंफर्मेशन आता है जिसमें आपकी डिटेल्स होती है, आपका नाम होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, आपका पासपोर्ट नंबर होता है, उसमें आपका यूनिक नंबर भी होता है जो 8800 से स्टार्ट होता है, वो नंबर भी इसमें होता है। वो आपका फॉर्म का कंफर्मेशन होता है। फॉर्म का कंफर्मेशन आपको रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे आपको आगे यूज़ में लाना होता है। वो फॉर्म कंप्लीट होने के बाद फिर आप अपनी एक उन्हीं की वेबसाइट पे जा कर के एक अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। प्रोफाइल में आपकी सारी डिटेल्स आती हैं, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका सरनेम, गिवन नेम, और आपकी पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट से रिलेटेड आपका एड्रेस क्या है, और आपका जो यूनिक नंबर मैं बता रहा हूँ, जो आपने फॉर्म अपना कंप्लीट कर चुके हैं उसका एक यूनिक नंबर जनरेट होता है, वो नंबर भी आपको उसमें डालना होता है। वो सारी चीज़ डालने के बाद जब आप उसको प्रोफाइल को कंप्लीट करते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, येस नो के भी क्वेश्चन आते हैं, और उसके अंदर आपसे
बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वो आपको कंप्लीट करने के बाद जब वो आप कंप्लीट कर लोगे, फिर आपके पास एक बैंक का डिटेल आएगा। उसमें पूछा जाएगा कि आप बैंक में फ़ीस कैसे जमा करना चाहिए। उसमें ऑप्शन होते हैं, एक आप NEFT करके सबमिट कर सकते हो अपने ऑनलाइन के थ्रू। दूसरा आप एक उसमें से स्टेनले एक उनका बारकोड होता है, वो पूरा वो जनरेट करा सकते हो। उनकी एक रिसिप्ट आती है, वो रिसिप्ट को लेकर के आप अपना एक एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में, जनरली हम लोग एक्सिस बैंक ही यूज़ करते हैं। तो एक्सिस बैंक में आप उस स्लिप को ले जा करके, अपने पैसे ले जा करके वहाँ डिपॉजिट करा सकते हो, कैश में ऐसे कर सकते हो। और NEFT में भी उसमें ऑप्शन आता है कि आप उनकी डिटेल्स अपने अकाउंट में सेव करो। सेव करने के बाद जब आप उसको सेव कर लेते हो और वो ऐड हो जाता है, उसके बाद आप उसको पे कर सकते हो। तो पे करने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी जब आप इस प्रोसेस पे चले जाते हो तो उसको लॉग आउट कर देते हो अपनी प्रोफाइल को। फिर वो 24 से 48 आवर्स लेता है अपडेट होने में। आपका बारकोड जो है वो अपडेट होता है, आपकी प्रोफाइल में ऑटोमेटिक दिखाई देता है। जब आप जब आप अपनी प्रोफाइल खोलोगे, उसको कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू में जब लास्ट पेज आपका आएगा जहां आपने अपना बैंक का डिटेल डाला हुआ, उसके बाद नीचे एक कॉलम आता है जिसमें आपका उसमें नंबर ऑटोमेटिक बैंक की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से फिल हो जाता है। वो फिल होने के बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है अपॉइंटमेंट का, कि आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको वहाँ कैलेंडर खुलेगा। जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपका कैलेंडर खुलेगा। वो सबसे पहले अपॉइंटमेंट होती है आपकी VFS के लिए। VFS में जो कनॉट प्लेस में ऑफिस है जिनका, वहाँ अपने आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होता है। वो डेट चूज़ करनी होती है। डेट चूज़ करने के बाद टाइम चूज़ करना होता है। फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आती है एम्बेसी के लिए। वो ज़रूरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट मान लीजिए आपकी 1 हफ्ते बाद की आ रही, तो ज़रूरी नहीं है कि सेकंड अपॉइंटमेंट भी आपको जल्दी की मिल जाए। वो डिपेंड करता है कि कहाँ कितना रश चल रहा है, कितनी वेटिंग चल रही है। तो वेटिंग के अकॉर्डिंग ही आपको दोनों अपॉइंटमेंट मिलती है। तो फर्स्ट आप VFS के लिए होगी, जहाँ आपका बायोमेट्रिक होगा, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, आपकी फ़ोटो ली जाएगी और आपका डॉक्यूमेंट चेक होंगे जो आपने अपॉइंटमेंट लेटर अपना जनरेट करोगे। और जो आपका CAC कन्फर्मेशन, जो मैंने बताया कि आपने अपना फॉर्म फिल किया था, उस फॉर्म का जो कन्फर्मेशन होता है वो साथ में लेके अपना ओरिजिनल पासपोर्ट की कॉपी, ये सब आपको OFC ऑफिस लेके जाना होता है, VFS ऑफिस, जहाँ पर वो वेरीफाई होता है। वो सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। फिर आपकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो होती है वो US एम्बेसी की होती है। तो US एम्बेसी की भी अपॉइंटमेंट जब आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो नेक्स्ट कैलेंडर खुलेगा, जहाँ पर दिखाई देगा कि US एम्बेसी की अपॉइंटमेंट कब की अवेलेबल है। उस पर आप क्लिक करोगे, कन्फर्म करोगे। कन्फर्म करने के बाद आपका एक लेटर जनरेट हो जाएगा जिसे हम अपॉइंटमेंट लेटर करते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट जिसको आप प्रिंट करोगे, प्रिंट करके उसमें सारा मेंशन होता है कि आपकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट कब की है और सेकंड अपॉइंटमेंट कब की है, कितने बजे की है और कब आपको पहुंचना है। हालांकि दोनों अपॉइंटमेंट पे कम से कम आपको 15 से 20 मिनट पहले पहुंचना होता है, और वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ लाइन भी लगती है और आपको डिले ना हो जाए, अपना ट्रैफिक वगैरह सब कुछ देख करके आपको वहाँ पर पहुँचना होता है। उसके बाद जब आपकी अपॉइंटमेंट आपने फाइनल बुक कर ली एम्बेसी, फिर जब आप VFS की अपॉइंटमेंट ले लेते हो, उसके बाद जब आपकी नेक्स्ट डेट आती है उस डेट पे आपको एम्बेसी जाना होता है 15 मिनट पहले। वहाँ भी आपको वहाँ स्लॉट वाइज होता है कि 10 से 10:30 के लोग लाइन लगती है पहले, फिर 10:30 से 11 बजे के लोगों की लाइन लगती है। इस तरीके से लगती है। वहाँ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, बट यह है कि आपको टाइम से पहले वहाँ पर पहुँचना होता है ताकि आप उस प्रोसेस फॉलो को, एम्बेसी के फॉलो को, जो भी एम्बेसी का प्रोसेस है उसको फॉलो सही से कर सकें और बिना किसी हेजिटेशन के आप वहाँ पर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। वहाँ जा करके जब आपको अपने डॉक्यूमेंट सारे, उस टाइम पे आपको अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कैरी करने होते हैं। अगर आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए जा रहे हो तो आपको अपनी जो US कंपनी आपको इनवाइट कर रही है उसकी तरफ से इनविटेशन होना चाहिए उसका। आपकी यहाँ जो जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हो यहाँ आपका प्रूफ होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो वहाँ की तरफ से लेटर होना चाहिए, आपका सैलरी स्लिप होना चाहिए, आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, बैंक से स्टैम्प करवा करके। और सपोर्टिंग में अगर कंपनी आपको भेज रही है तो आप कंपनी के भी डॉक्यूमेंट साथ में रख सकते हो, कंपनी का रजिस्ट्रेशन रख सकते हो, कंपनी के फाइनेंशियल सपोर्ट रख सकते हो आप। और बेसिकली GST वगैरह जो भी है, ये कंपनी के डॉक्यूमेंट भी आपको रखने होते हैं। अपना ITR रखना होता है आपको 3 साल का। 3 साल का कंपनी का ITR रखना होता है। ये सारी चीज़ें आपको कैरी करनी होती हैं। ज़रूरी नहीं है वो एम्बेसी देखे, एम्बेसी जनरली ये डॉक्यूमेंट नहीं देखती है, बट इन केस आपको अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि आप कैरी करो तो उसको आपको कैरी करनी चाहिए। क्योंकि जब आप कभी आपका ऑफिसर, जो काउंटर पे ऑफिसर होते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट देख लें या मांग लें तो आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए। तो इसलिए आप जो भी आपको लगता है आपके वर्क से रिलेटेड है, आपके मीटिंग से रिलेटेड है, आप उसको साथ में कैरी करके लेके जाएं। और एक सेट कॉपी करके लेके जाएं, एक सेट ओरिजिनल लेके जाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है आप ओरिजिनल लेके जाते हो बट उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ओरिजिनल आप ले गए हो, अब जब ऑफिसर ने एक कॉपी मांग ली तो आपके पास उस टाइम कॉपी नहीं होती और आसपास जगह भी नहीं है जल्दी से कॉपी कराने के लिए। तो आप ये सब चीज़ें अपनी 2 दिन पहले ही प्रिपेयर करके रखें। वो फाइनल जब आपकी एम्बेसी अपॉइंटमेंट ले लेती है,
अगर पासपोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है ऑफिसर तो समझ लिया आपको वीज़ा मिल गया, नहीं तो वो हैंड टू हैंड आपको पासपोर्ट लौटा देते हैं। जब आपको पासपोर्ट मिल जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका वो पासपोर्ट वहीं आता है रिटर्न, जहां आपने सबसे पहले बायोमेट्रिक दिया था अपना। वहाँ वीएफएस ऑफिस में जब आपके पास वो पासपोर्ट वहाँ चला जाता है, आपके पास ईमेल आता है, आप उस ईमेल के थ्रू, उसमें सब लिखा होता है कि आपका पासपोर्ट रेडी फॉर कलेक्शन है, आप जा सकते हो, आपका पासपोर्ट रिटर्न आ गया है। तो आप वहाँ जा करके अपना पासपोर्ट अपना अपना एक अगर आप किसी को भेज रहे हो तो उसका अथॉरिटी लेटर उसके नाम पे, और उसकी कोई एक नेशनल आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर कोई लाइसेंस वगैरह, वो सब होना चाहिए, और एक अथॉरिटी लेटर होना चाहिए, और आपके पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए। तो वो जा करके वहाँ से वो आपका पासपोर्ट पिक कर सकते हैं, और पिक करते ही उसको खोल के आप अपने वीज़ा की डिटेल्स वहीं पे चेक कर लें, ताकि अगर कोई इसमें ऊपर नीचे हो तो आप उसको चेक करके वहाँ अपडेट कर सकें। तो दोस्तों ये तो है प्रोसेस। अब ये तो मैंने आपको बेसिक टेक्नोलॉजी, जो बेसिक प्रोसेस है वो टेक्निकल थोड़ा वो समझा दिया है। बट अब अगर आपको कुछ डीप मेरे को इससे रिलेटेड आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में मुझे आप अपने व्यूज़ डालिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको अगर नॉलेजेबल लगा तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि मैं वीडियो मेरा बेसिकली बनाना सफल हुआ। दूसरा, इस वीडियो में अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं डेफिनेटली आपको ये इस चीज़ के लिए बताऊंगा, डेफिनेटली आपको गाइड करूंगा इस चीज़ के लिए। तो मेरे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी और भी टेक्निकल चीज़ लेकर आऊँगा साथ में। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको ये हो सकता है वीडियो ना मिले मेरी, बट अक्सर होती है, जैसे कोई भी, अभी मेरा व्लॉगिंग का शौक़ है, मैं व्लॉगिंग पे भी बनाता हूँ वीडियोस। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।